Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मृत्युंजय सिंह आज एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। इस विषय को किसी भी भौगोलिक सीमा में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। जो आज का विषय है गलवान प्रकांड। पिछले कुछ दिनों से आप पेपर में आए दिन इससे संबंधित न्यूज़ देख रहे होंगे। तो भौगोलिक रूप में आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये वास्तव में गलवान वैली है क्या। यदि आर्थिक रूप से देखा जाए तो आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो चीन पिछले कुछ समय से ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा है, जबकि 1967 के बाद सामान्यतः इस क्षेत्र में शांति रही है, थोड़ी बहुत अगर तनाव को छोड़ दिया जाए तो। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या हैं, आखिर वो कौन से कारण हैं कि अभी चीन इतना आक्रामक दिख रहा है। तो उसका एक बड़ा आधार हो सकता है सीपेक। ध्यान रखिएगा, सीपेक अर्थात चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर। जब से भारत ने अनुच्छेद 370 अर्थात जम्मू कश्मीर में जो 370 अनुच्छेद प्रभावी था उसका उन्मूलन किया है, निश्चित रूप से चीन के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि वैश्विक संदर्भों में देखा जाए तो हालिया घटना ने जो हांगकांग पर चीन ने बहुत ही कड़ा प्रतिबंध लगाया है, तो उसके मुखर विरोध के रूप में भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, इन्होंने मुखर प्रतिनिधित्व किया था, या यूरोपीय यूनियन के कुछ देश हैं। तो यह संपूर्ण परिस्थितियां कहीं न कहीं चीन की जो अग्रेसिव या वन चाइना पॉलिसी रणनीति रही थी उनके अधिकार क्षेत्र में दबाव के रूप में देखा जा रहा है। और दूसरी परिस्थिति इंडिया के संदर्भ में यदि अगर देखा जाए तो इंडिया में यदि एनडीए गवर्नमेंट को देख लिया जाए तो अभी जो नई सरकार आई है इसकी नीति शुरू से ही कहीं न कहीं आक्रामक रही है। भारत अब केवल डिफेंसिव स्थिति में नहीं बल्कि ऑफेंसिव स्थिति में भी बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो यह समस्त परिस्थितियां हैं जो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में वर्तमान तनाव को बढ़ावा देने वाली हैं। तो आज सबसे पहले हम इसके सामान्य रूपरेखा को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में वह गलवान वैली है तो है कहाँ है। अब देख लीजिए पूरा का पूरा रियलिटी कि पूरे के पूरे यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा पूरा बेल्ट है। अब इसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। पहले जहाँ वर्तमान में विवाद चल रहा है गलवान वैली, यह भाग है गलवान, देख रहे हैं। ये LAC है अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के मध्य क्षेत्र है। अब यह देख लीजिए, यही गलवान वैली में यहाँ एक पेपर में आप देख रहे होंगे 8 फिंगर डिस्प्यूट नजर आ रहा होगा। वास्तव में यहाँ की जो आकृति है ऐसा माना जा रहा है कि मानव की 8 अंगुलियों के आकार की यहाँ संरचना निर्मित हो, और यही जो फिंगर 4 और 5 के बीच यानी कि घाटी के जो सेक्टर जो 4 और 5 है उसी क्षेत्र में यह गलवान है। आज यह गलवान घाटी में एक नदी भी है, वह गलवान नदी है। यह भी जानेंगे कि गलवान नदी वास्तव में किसकी सहायक नदी है, तो श्योक नदी की है। इसके अतिरिक्त कुछ फैक्ट देख लीजिए। यह रहा आपका अक्साई चिन्ह, और यह LAC के बीच गलवान, और यही सेनाएं आमने सामने हैं। अगले देखिए, यह POK का पार्ट है, और यह LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल, और यह आप जम्मू कश्मीर में देख रहे होंगे। अब हुआ क्या, क्यों चर्चा में रहा मुद्दा, तो गलवान नदी तथा गलवान घाटी के बारे में देख ले। 15 जून यानी कि ऐसे 4 दिन पूर्व की रात लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी तथा भारतीय सैनिकों के मध्य झड़प हुई, तब से यह खबरों में बना हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण डेटा कुछ देख लेते हैं इसके संदर्भ में कि आखिर चर्चा में क्यों है। अब पूरे गलवान प्रकरण को आपको देखना है तो पहले इसके भौगोलिक अस्तित्व को देखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं भूसामरिक महत्व की वजह से। अब यह देख लीजिए, पूरे के पूरे यह गलवान LAC है आपका, और यह गलवान रिवर है। हो सकता है आपके क्वेश्चन का आधार बन जाए कि जो गलवान नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो यह देखिए श्योक नदी है, इसी की सहायक नदी है। और यहाँ देखिए एक एरिया ले हो गया, इधर LAC और श्योक, और यह एरिया कारगिल है। यानी कि पूरा का पूरा प्रखंड जो आपका दिख रहा है यह पूर्वी लद्दाख में अवस्थित है। भौगोलिक स्थिति के आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट एंड फिगर जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में गलवान जो प्रकरण उठा है, गलवान चर्चा में बना हुआ है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये गलवान नाम क्यों पड़ा उसके बारे में जान लीजिए पहले। तो गुलाम रसूल गलवान नामक एक पर्वतारोही था। आज से 121 वर्ष पहले गलवान नदी व गलवान घाटी की खोज की थी। कौन? गुलाम रसूल गलवान नामक
एक पर्वतारोही था। और रसूल पढ़ा लिखा नहीं था, वह एक अंग्रेज साहब की मदद से अपनी पूरी किताब को सर्वेंट ऑफ साहिब नामक किताब में इसका विवरण दर्ज कराया है। गुलाम रसूल गलवान उसी के नाम पे पढ़ा है। ध्यान रखिएगा, ये जो गलवान है एक वहाँ की क्षेत्रीय जनजाति भी है। अब गलवान नदी कहाँ है उसकी भौगोलिक अवस्था देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा पूर्वी लद्दाख में कराकोरम रेंज से निकलती है। गलवान नदी कहाँ निकलती है? पूर्वी लद्दाख में कराकोरम रेंज से निकलती है तथा गलवान घाटी से प्रभावित होते हुए एलएसी अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करते हुए यह गलवान श्योक नदी से क्या हो जाती है? मिल जाती है। अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर देख लीजिए। आए दिन आप पेपर में देख रहे होंगे कुछ शब्दों का प्रयोग हो रहा होगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है DSDBO। यह वर्ड है DSDBO। इसका मतलब क्या है देख लीजिए। D से है दारबुक, S से है श्योक और DBO का अर्थ है दौलत बेग ओल्डी रोड। चूंकि भारत इस क्षेत्र में अपने इंफ्रा को मजबूत कर रहा है, यह भी चीन की बेचैनी का एक महत्वपूर्ण कारण है। क्यों कि जो सीपिक है जिसके माध्यम से वह मध्य पूर्व तक अपना विस्तार चाहता है, एक मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही है। यदि अगर भारत का नियंत्रण इस क्षेत्र में ज़्यादा होता है तो यह चाइना के लिए खतरा है। यह भी उसके एग्रेसिव नीति का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो पूरे एरिया को देखिए DSDBO आए दिन पेपर में आजकल निकल रहा है इसके बारे में। तो देखिए डी से मैंने क्या बताया था? दारबुक यह क्षेत्र है। देखिए लेह देख रहे हैं ना, लेह के साउथ में दारबुक है। फिर यस से मैंने श्योक बताया था, तो श्योक यहाँ नजर आ रही है। गलवान घाटी के बारे में बता दिया था पहले ही। तो दारबुक और श्योक हो गया डीएस से, और डीबीओ को क्या बताया था? दौलत बेग ओल्डी रोड। अब यही एरिया है जहाँ भारत निर्माण गतिविधि पर तीव्रता दिखा रहा है। अब आ जाइए कुछ अन्य फैक्ट भी जान लीजिए कि यह जो एलएसी है या वाला एरिया है या यह DSDBO ये पैंगोंग लेक के समीप है। ठीक, अक्साई चीन 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो चुका है 1962 के बाद ही। आप देखेंगे इतनी जानकारी आपको होगी, ऐसा विश्वास है मेरा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर है उसे हम देख लेते हैं। अब DSDBO रोड के बारे में जान लीजिए। यह सड़क भारत चीन एलएसी के समानांतर है, जो लगभग 13,000 से लेकर के 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। यह सड़क क्या करती है? ध्यान रखिएगा, लेह लद्दाख का मुख्यालय मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेह को कराकोरम दर्रे से जोड़ती है तथा चीन का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। अभी आपने कोरोना की वजह से वुहान शहर का नाम सुना होगा, ठीक है। उसी तरह यहां जो मामला है जिनजियांग प्रांत से लद्दाख को अलग करती है। मतलब यह क्या DSDB रोड क्या होगा? चीन के सिंजियांग प्रांत को क्या करिए? लद्दाख से अलग करती है। गलवान घाटी में यह सड़क एलएसी के करीब है, लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे है। अब भारत सरकार भी क्या कर रहा है? बहुत छोटे छोटे लिंक मार्ग का निर्माण कर रहा है और चीन को इस पर आपत्ति है। अब इस DSDB यानी कि दारबुक से दौलत बेग ओल्डी रोड का महत्व क्या है उसे देख लीजिए। हम इसे कैसे देखें? इस रोड के जरिए हम लेह से लेकर दारबुक तथा दौलत बेग ओल्डी तक सप्लाई पहुंचा सकते हैं। दौलत बेग ओल्डी में दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। यह हवाई पट्टी भारतीय सशस्त्र बलों को इस क्षेत्र में जो भी तोपखाने हैं या इस तरह की सहायक सामग्री हैं पहुंचाने में मदद पहुंचा सकता है। अब दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी के बारे में सामान्य रूप से जान लीजिए कि यह है क्या। इस हवाई पट्टी को 1962 के युद्ध के दौरान बनाया गया था और 1965 से लेकर के जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब से लेकर के 2008 तक यह बंद था। 2008 में इंडियन एयरफोर्स के कुछ विमान यहाँ से उतरे। यह इसका सामान्य विवरण है। अब इसके आगे चलते हैं, देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को। अब आए दिन पेपर में देख रहे होंगे, आज के पेपर में ही मैंने देखा विपक्ष के द्वारा कुछ ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि सेना को निहत्था क्यों भेजा गया। तो कुछ कारण होते हैं, कुछ न कुछ जो संधियां होती हैं, शर्तें होते हैं, आपसी समझौते होते हैं, हमें उन्हें मानने की बाध्यता होती है। तो उन शर्तों के बारे में भी जानेंगे कि मेन मुद्दा क्यों है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि पत्थरों या नुकीले हथियारों से प्रहार किया गया भारतीय सैनिकों पर। देखिए 7 सितंबर 1993 को भारत चीन के साथ एक करार हुआ था 1993 में,
नरसिम्हा राव की सरकार में विदेश मंत्री आर एन भाटिया और चीन के उप विदेश मंत्री तांग जियानसुआन के मध्य हुआ था, यानी कि एक ही भारत और चाइना के मध्य हुआ था एक लाइन में। इसी करार में कहा गया था कि यदि किसी देश की सेना एलएसी अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करती है तो चेतावनी के बाद वापस लौट जाएगी। एलएसी के पास सेनाएं भी कम रखी जाएंगी और कोई भी पक्ष घातक हथियार लेकर एलएसी तक नहीं पहुंच सकता। यही रीजन है कि उस क्षेत्र में इस प्रकार की हिंसक घटनाएं हुई जहां भारतीय सेना अपने शस्त्रों के साथ नहीं थे। अब एक दूसरा पैटर्न आप और देख सकते हैं यहाँ। एक दूसरा करार जो लेटेस्ट अभी हुआ वह 11 जून 2005 को किया गया। इस करार के आधार पर दोनों देशों की सीमा के पास सेना जमा नहीं कर सकते। अगर कोई देश मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए भी सेना जमा करता है और उसमें 5000 से अधिक जवान होते हैं तो 15 दिन पहले एक दूसरे देश को इसके बारे में बताना पड़ता है। यह तो रहा सामान्य मुद्दे जो आप आए दिन पेपर में देख रहे होंगे, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों को भी जान लीजिए कि वास्तव में किस रणनीति का हमारे पास विकल्प क्या है। विकल्प नंबर 1, हमें क्या करना पड़ेगा, जो इकोनॉमिक बाइकाट है बहुत सारी चीज़ों का चाइना का, वो हमें करना पड़ेगा, ठीक। और चाइना को लेकर के एक अग्रेसिव नीति की आवश्यकता है हमें, ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं न कहीं हम डिप्लोमेटिक या जो कूटनीतिक संबंध है, ठीक है, ट्रैक 2 वार्ता हो या ट्रैक 3 वार्ता हो, इस तरह के अनौपचारिक संबंधों को भी बढ़ाना होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक चाइना क्या कर रहा था कि पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के हमारे ऊपर प्रहार किसी न किसी अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा था। अब उसने एक नया रास्ता तैयार किया है। अभी देख रहे होंगे कुछ समय से भारत और नेपाल में भी कुछ मुद्दों को लेकर के, सीमा विवाद आदि के मुद्दों को लेकर के तनातनी दिख रही है। तो हमें एक साथ सारे मोर्चे पे कार्य नहीं करना है, अन्यथा हमारी विफलता नजर आएगी वहां। तो पहला इकोनॉमिक बाइकाट करिए, दूसरा नेपाल से अपने संबंधों को पुनर्निर्धारित करने की कोशिश करिए और उन क्षेत्रों पर भी प्रहार आप करने की कोशिश करिए, अर्थात टिट फॉर टैट, जो यदि अगर भारत की कमजोर नसें हैं जिसे चाइना या अन्य कुछ देश दबाने का प्रयास करते हैं, तो हमें भी हांगकांग के मुद्दे को हो या ताइवान के मुद्दे को हो या फिलीपींस जैसे देशों के मुद्दे हों, इन मुद्दों को लेकर के भारत को एक सशक्त और अग्रेसिव पॉलिसी अपनानी चाहिए। साथ ही क्वाड के निर्माण के द्वारा जो संगठन है, यानी कि अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया और भारत का मामला हो, ठीक है, इसके साथ ही एक अग्रेसिव पॉलिसी अपनानी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ भी किया तो आपके लिए भी ये घातक हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या हो सकता है कि हम केवल अगर इकोनॉमिक वाले पॉइंट हमने बताया था कि चाइना का इकोनॉमिक बाइकाट करिए, लेकिन वह तभी प्रभावित हो सकता है जब हम भारत में चाहे मेक इन इंडिया का मामला हो या अभी सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत जैसी प्रक्रियाओं पर विशेष करके बल दिया जा रहा है, इसे भी हम क्या करें, प्रश्रय देने का प्रयास करें, तभी भी किसी बहिष्करण का मुद्दा उठ सकता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक और कार्य करना पड़ेगा। कुछ समय से हमारा जो झुकाव है वो अमेरिका की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमें एक अपने पारंपरिक मित्र रूस को भी साथ लेके चलना होगा, क्योंकि एक ऐसा मोर्चा है जब रूस बिना किसी भेदभाव के हर समय हमारे साथ रहा। क्योंकि चीन की भी लगभग 14 देशों से सीमाएं मिलती हैं, तो इसलिए उसके हर देश के पड़ोसी देश साथ चाइना का भी कहीं न कहीं संबंध है और उनके जितने पड़ोसी देश हैं चाइना की इस आक्रामक नीति से क्या है, दुखी हैं। तभी हम अपने मोर्चे पर हर तरह से सफल होंगे। इसके अलावा क्या करने की ज़रूरत है हमें, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, ठीक है, चाहे यूएनओ हो या अन्य इस तरह के कुछ मंच हैं या दक्षिण जैसा मंच है, ठीक है, या एससीओ जैसा संगठन है, भले चीन की यहाँ प्रभावी भूमिका है, बावजूद हमें उसका सशक्त प्रतिरोध करने की आज ज़रूरत है। लेकिन इन संदर्भ में हमें कूटनीतिक या डिप्लोमेसी की जो नीति है उसको हटाना न तो भारत के लिए बेहतर है न तो चाइना के लिए है। इस प्रक्रिया को अपनाए रखना चाहिए और आर्थिक मोर्चे पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाने की ज़रूरत है। मेरा अपना निजी विचार है कि अगर इस रणनीतियों को फॉलो किया जाता है तो भारत बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिरोध करने में चाइना का सफल होगा, जो आज की ज़रूरत भी है। साथ ही साथ एक और कार्य करना पड़ेगा, जो हमारा सैन्य आधुनिकीकरण का प्रोग्राम चल रहा है उसे और तीव्र करने की ज़रूरत है। और अपने इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।